नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। यह एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जो इतना अधिक सार गर्भित, महत्वपूर्ण तथा उपादेय ग्रंथ है कि इस एक ग्रंथ का अध्ययन कर लेने से काव्य शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। संपूर्ण काव्य शास्त्र आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण जो कि है तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी पर आधारित है। संपूर्ण काव्य प्रकाश जो कि 10 उल्लासों में विभक्त है, वो संपूर्ण काव्य प्रकाश इसी काव्य लक्षण पर आधारित है। तो आज हम काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो उत्तर है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का संक्षिप्त परिचय, इसके अंतर्गत उनके पिता का नाम पूछा जा सकता है। तो उनके पिता का नाम है जय्यट और वे कश्मीर देशीय हैं। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि मम्मट कहाँ के निवासी थे, किस देश के निवासी थे? तो मम्मट कश्मीर के निवासी हैं। पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा यजुर्वेद भाष्यकार उव्वट के भाई हैं। अर्थात जो मम्मट हैं उनके भाइयों के नाम है कैयट और उव्वट। ये आचार्य मम्मट का संक्षिप्त परिचय है। तो इसमें से भी कभी कभी कुछ पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। मम्मट साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के किस काल से संबंधित हैं? साहित्य शास्त्र के 4 काल माने गए हैं, उनमें जो आचार्य मम्मट हैं वे व्याख्या काल से संबंधित हैं। आचार्य मम्मट का संबंध साहित्य शास्त्र के किस संप्रदाय से है? साहित्य शास्त्र के 6 संप्रदाय माने गए हैं, उनमें आचार्य मम्मट ध्वनि संप्रदाय से संबंधित हैं। उनको ध्वनि संप्रदाय का परम आचार्य भी कहा जाता है। काव्य प्रकाश ग्रंथ किस शैली से निबद्ध है, अर्थात किस शैली में वो लिखा गया है? तो काव्य प्रकाश सूत्र शैली में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं। पहले आता है कारिका भाग, उसके पश्चात आता है वृत्ति भाग और उसके पश्चात उदाहरण। तो काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? 10 उल्लास। काव्य प्रकाश में कितनी कारिकाएं हैं? 140। काव्य प्रकाश में उदाहरण स्वरूप कितने पद्य दिए गए हैं? 603 पद्य। आगे है, काव्य प्रकाशकार ने काव्य के कितने प्रयोजन कहे हैं, अर्थात काव्य के कितने प्रयोजन उन्होंने माने हैं? तो 6 प्रयोजन माने हैं, 6 प्रयोजन काव्य प्रकाशकार ने माने हैं। आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवारण, परम आनंदानुभूति तथा उपदेश प्रदान करने हेतु। ये 6 उन्होंने काव्य के प्रयोजन माने हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य की उपदेश शैली किस प्रकार की है? आचार्य मम्मट ने काव्य की शैली को किस प्रकार का बताया है? कांता सम्मित उपदेश शैली। 3 प्रकार की उपदेश शैलियां होती है। जो वेदादि हैं उनकी जो उपदेश शैली है वो प्रभु सम्मित मानी गई है। जो इतिहास पुराण आदि हैं उनकी उपदेश शैली सुहृद सम्मित अर्थात मित्र के समान मानी गई है, मित्र की उपदेश शैली के समान मानी गई है। और काव्य की जो उपदेश शैली है उसे कांता सम्मित उपदेश शैली कहा गया है। काव्य प्रकाश के अनुसार पाठक निष्ठ काव्य प्रयोजन बताइए, अर्थात जो पाठक से संबंधित हैं। तो उसके अंतर्गत आएंगे व्यवहार ज्ञान, परम आनंदानुभूति तथा कांता सम्मित उपदेश। कविनिष्ठ काव्य प्रयोजन कौन से हैं? यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और अमंगल निवारण। ये जो 3 काव्य प्रयोजन हैं वे कविनिष्ठ हैं, अर्थात कवि से संबंधित हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार कितने काव्य हेतु कहे गए हैं? तो आचार्य मम्मट ने 3 काव्य हेतु कहे हैं, शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास। कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः कहा गया है। किसको कहा गया है? शक्ति को। निपुणता पद से क्या अर्थ है? निपुणता का तात्पर्य है व्युत्पत्ति। हेतुर न तु हेतवः, इससे क्या तात्पर्य है? अर्थात हेतु हेतवः नहीं, अर्थात हेतवः का तात्पर्य है एक से अधिक, बहुवचन। तो हेतु कहा है उन्होंने, काव्य हेतु कहे हैं, काव्य हेतु बहुवचन पद का प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है मम्मट का? तो शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास तीनों समष्टि रूप से काव्य के हेतु हैं, व्यष्टि रूप से नहीं, अर्थात अलग अलग नहीं है। जब ये तीनों होंगे तभी काव्य हेतु में
काव्य के हेतु हो पाएंगे, इनमें से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो वे काव्य हेतु की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए काव्य हेतु एक वचन में प्रयुक्त होता है, बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। काव्य हेतु कारिका में कहे गए तद उद्भवे पद का अर्थ है। तो तद उद्भवे से तात्पर्य है जो तत् जो सर्वनाम पद आया है वो काव्य के लिए आया है, तो इसका अर्थ होगा काव्यस्य उद्भवे, कि काव्य के उद्भव में ये तीनों हेतु हैं, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो तत् का अर्थ यहाँ पर काव्य से है। आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण है तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। काव्य लक्षण कारिका में प्रयुक्त तत्सर्वनाम पद का अर्थ है काव्यम। यहाँ पर जो तत् जो शब्द आया है वो काव्य के लिए आया है, कि अदोषौ दोष रहित शब्दार्थ, सगुणौ गुण सहित शब्दार्थ और अनलंकृति पुनः क्वापि कहीं कहीं पर अलंकार रहित शब्दार्थ काव्य कहा जाता है। तो तत् जो सर्वनाम शब्द है वो काव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये इन्होंने जो काव्य प्रयोजन की जो पहली कारिका कही है मंगलाचरण के पश्चात, उसमें उसको काव्य का निर्देश कर दिया, इसलिए आगे उन्होंने सर्वनाम पद का प्रयोग किया है। शब्दार्थो तत्, यहाँ विशेषण विशेष्य में अलग अलग विभक्ति वचन के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। अर्थात हमने देखा है कि व्याकरण शास्त्र के अनुसार विशेष्य और विशेषण में दोनों में समान विभक्ति वचन होना चाहिए, किंतु यहाँ पर जो शब्दार्थो है वह द्विवचन का रूप है और तत् है वह एक वचन का रूप है। तो ऐसा कहने का मम्मट का क्या अभिप्राय है। तो उनका अभिप्राय यही है कि शब्दार्थौ दोनों समष्टि रूप से काव्य कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेला शब्द या अकेला अर्थ काव्य कहलाता है, दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं, इसलिए इसको एक वचन ही माना जाएगा। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने भेद हैं। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य तथा अधम काव्य। काव्य प्रकाश के अनुसार उत्तम काव्य क्या है। तो इदम उत्तमम अतिशायिनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधई कथितः। अर्थात जब वाच्याद वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ अतिशय होता है अर्थात चमत्कारिक होता है, तो वो बुधई अर्थात जो ज्ञानी जन हैं, विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा ध्वनि कहा जाता है। तो वो ये उन्होंने उत्तम काव्य की परिभाषा दी है। आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य को संज्ञा दी है ध्वनि काव्य की। तो इससे क्या अर्थ हुआ कि उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। काव्य प्रकाश के अनुसार मध्यम काव्य कहा गया है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अर्थात जहां पर जो व्यंग्य अर्थ होता है वो गौण हो जाता है, अर्थात ज्यादा चमत्कारित नहीं होता है, वो मध्यम काव्य कहा जाता है। व्यंग्यार्थ रहित काव्य कहा जाता है। तो जो व्यंग्य से रहित होता है, अर्थात एक होता है जिसमें व्यंग्य अर्थ चमत्कृत होता है अर्थात चमत्कारी होता है, एक होता है जिसमें व्यंग्य अर्थ गौण हो जाता है, और एक है जिसमें व्यंग्य अर्थ होता ही नहीं है। तो जो व्यंग्य अर्थ से रहित काव्य है उसको हम कहेंगे चित्र काव्य, अवर काव्य, अधम काव्य। ये तीनों में से कोई भी जो पद है वो प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों ही पद मम्मट ने अपने अधम काव्य के लिए प्रयुक्त किए हैं। तो अधम काव्य की परिभाषा क्या दी गई है। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अव्यंग्यम तु अवरम स्मृतम। अब अवर काव्य या चित्र काव्य के कितने भेद कहे हैं। 2 भेद हैं, शब्द चित्र अथवा और अर्थ चित्र। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में किन 2 सृष्टियों की तुलना की गई है। तो काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में ब्रह्मा सृष्टि और कवि सृष्टि, इन 2 सृष्टियों की तुलना की गई है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य कौन सा काव्य कहा गया है। मध्यम काव्य कहा गया है, जिसमें जो व्यंग्य अर्थ है वो गौण हो जाता है। इति हेतुस्तद उद्भवे, यह किसका मत है। तो यह आचार्य मम्मट का मत है। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में आचार्य मम्मट ने स्तुति की है देवी सरस्वती की। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम क्या है। तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है काव्यस्य प्रयोजन हेतु स्वरूप विशेष निर्णयः। यह काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में। काव्य प्रकाश का मंगलाचरण किस प्रकार का है। तो नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है, अर्थात जो कवि हैं वो अर्थात जो आचार्य मम्मट हैं वे वहां पर देवी सरस्वती को स्तुति कर रहे हैं, तो ये नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण है।
मंगलाचरण में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो मंगलाचरण में वहां व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य प्रयोजनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? तो एक सूत्र आता है तादर्थ्य चतुर्थी। इस सूत्र के कारण से जो भी काव्य प्रयोजन है उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। यशसे, अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर रक्षते, सद्य पर निवृत्तये, उपदेश युजे, इस प्रकार से। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? तो काव्य का हम साधारण शब्दों में कहते हैं कवेः कर्म इति काव्यम। तो मम्मट ने कहा है लोकोत्तर वर्णना निपुणम कवि कर्म काव्यम, इस प्रकार से। सकल प्रयोजन मौलिभूत किसे कहा गया है? तो सकल प्रयोजन अर्थात जितने जो षट प्रयोजन मम्मट ने बताए हैं उनमें से जो सब प्रयोजनों का मौलिभूत अर्थात मुख्य जो प्रयोजन है वो किसे कहा है? वो है सद्य पर निवृत्तये अर्थात परम आनंदानुभूति। काव्य लक्षण में विशेषण तथा विशेष्य पद कौन से हैं? तो विशेष्य पद है शब्दार्थ और उसके विशेषण पद के रूप में जो 3 पद आए हैं वे हैं अदोषौ दोष रहित, सगुणौ गुण सहित, अनलंकृति पुनः क्वापी और कहीं कहीं पर अलंकार से रहित। सगुणावनलंकृति पद में संधि है, तो संधि इसमें है सगुणौ प्लस अनलंकृति, तो यहां पर अयादि संधि है, औ को आव आदेश हो गया है। अगला प्रश्न है शब्दार्थों का विशेषण सगुणों कहा गया है, गुण तो रस से संबंधित हैं, तो इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए कि मम्मट ने जो अपना काव्य लक्षण बताया है उसमें उन्होंने शब्दार्थों का विशेषण सगुणों को कहा है। 3 विशेषण पद प्रयुक्त किए हैं अदोषौ, सगुणों और अनलंकृति पुनः क्वापी, तो वहां उन्होंने सगुणों को भी शब्दार्थों को विशेषण कहा है। तो शब्दार्थों का विशेषण कैसे है जबकि गुण तो रस से संबंधित है? तो इसका उत्तर स्वयं आचार्य मम्मट ने अष्टम उल्लास में जब गुण की उन्होंने चर्चा की है तो वहां पर दिया है कि गुण वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थयोर मता, कि हालांकि जो गुण हैं वे रस से संबंधित हैं किंतु गुण वृत्त्या अर्थात गौणी रीति से गौणी वृत्ति से जो शब्द अर्थ हैं उनके साथ भी गुणों का संबंध होता है। तो गौण रूप से जो गुण हैं वे शब्दार्थ से भी संबंधित हैं, इसलिए यहां उन्होंने सगुणों को शब्दार्थों का विशेषण माना है। अगला प्रश्न है स्फोट शब्द का प्रारंभिक प्रयोग कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो स्फोट जो है वो ध्वनि के लिए ही प्रयोग किया गया है और ये जो शब्द है ये व्याकरण शास्त्र में सबसे पहले प्रयुक्त हुआ है। तो ये थे काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से संबंधित कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी होंगे और अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तो संस्कृतम।